नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस ग्रुप पर। साथियों, भारत का जो हालात और स्थिति है, बिहार के जो हालात और स्थिति है, बहुत ही दुखदायी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, गंभीरतापूर्वक विचारणीय है। साथियों, भारत का लोकतंत्र जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और भारत की लोकतंत्र सबसे पुरानी लोकतंत्र भी मानी जाती है। आप सभी को ज्ञात है, ये लिच्छवी गणराज्य के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पूरे विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक यदि कोई गणराज्य था तो लिच्छवी गणराज्य था। और उसके बाद कई प्रकार के भारत में सरकारें चली, राजतंत्र, फिर उसके बाद जो है साम्राज्य तंत्र, उसके बाद पुनः जो है लोकतंत्र की बहाली हुई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन वर्तमान में जो मीडिया की हालात है, जो परिस्थिति है, वह बिल्कुल ही मरा हुआ सा दिखता है। काउंटर प्रश्न पूछने की किसी में हिम्मत नहीं रह गई है। बस जो खबरें आती हैं, उसे दिखाने का सिर्फ प्रयास करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से 28 फरवरी 2024 को बिहार में शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी होता है और हमें आश्चर्य होता है कि यूट्यूबरों के द्वारा तो लेटर ट्विटर हैंडल से या अन्य माध्यमों से जब उन तक पहुंचती है तो वे उसके आधार पर खबरें चला देते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम्स चैनल हैं, जिनका सूत्रों के हवाले से खबरें विभिन्न कार्यालयों से, विभिन्न समाहरणालयों से एवं अन्य सदन से प्राप्त होते रहते हैं, तो उन्हें फिर क्यों ऐसा खबर चलाना आवश्यक पड़ गया कि उनकी खबरें भी गलत हो गई। तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वे भी ट्विटर हैंडल या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ही जब उनको खबरें लगती हैं तो उसे प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा 28 फरवरी 2024 को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास पूरे सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल होता है। उसे न्यूज चैनलों पर भी चलाया जाता है और तब तक वह लेटर सही होता है। सभी क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, शिक्षा विभाग को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एसीएस के पाठक को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष झुकने और अपने विचार बदलने की बातें करते हैं। इस प्रकार से 3-4 घंटा चलता है और साथियों, उसके बाद भीसी होता है, पुनः एक पत्र जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा और उनके द्वारा पूर्व के जारी पत्र को फर्जी करार दिया जाता है। लेकिन उसके पहले आपके समक्ष मैं कुछ साक्ष्य रखना चाहूंगा जो यह साबित करता है कि टाइमिंग को लेकर के, टाइमिंग में बदलाव को लेकर के जो पत्र जारी किया गया था शिक्षा विभाग से, वो शायद फर्जी नहीं था। यदि फर्जी होता तो क्या सुपौल जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा वह सुपौल जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एवं प्रधानाध्यापकों को यह पत्र जारी किया जाता, अक्षरशः पालन करने का दिशा निर्देश दिया जाता। यदि वह पत्र फर्जी होता तो क्या वैशाली जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पास वो पत्र पहुंच पाता? क्या वैशाली जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापकों को उस पत्र में दिए गए टाइम टेबल एवं रूटीन को अक्षरशः पालन करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते? क्या यदि वह फर्जी होता तो समाचार पत्र जो अगले दिन प्रकाशित होने वाले थे, क्या उसमें वो छप जाते? तो इस प्रकार के पूरे 3-4 घंटा चले। तो कहने का यह अर्थ है और मेरा सवाल है कि यदि वह लेटर फर्जी था तो वह मेन स्ट्रीम्स के न्यूज चैनल तक वह पत्र कैसे पहुंचा? क्या वे सोशल मीडिया से उठाकर उन्हें खबरें चला दी? समाचार पत्रों तक वह पत्र कैसे पहुंचा जिसके आधार पर अगले दिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में उस लेटर के बारे में जिक्र किया गया और टाइम टेबल में बदलाव की बातें कही गई? जो पत्र में टाइम टेबल लिखा गया उसे अक्षरशः यूं ही समाचार पत्र में छापते हुए और उसी के आधार पर अगले दिनों से विद्यालय संचालित करने की बातें कही गई? क्या जो सुपौल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र जारी किया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, तो क्या वह सोशल मीडिया से उन्होंने पत्र को उठाया, प्रिंट आउट किया, उसे जारी कर दिया गया? क्या वैशाली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो अपने प्रखंड के प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जारी किया गया, तो क्या उन्होंने सोशल मीडिया साइट से उन्होंने उठाया, प्रिंट आउट किया, उसे जारी कर दिया? यह तो विचारणीय बात है, क्यों ऐसा हुआ? और अब समाचार पत्रों में, अन्य समाचार पत्रों में या फिर वही मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल जो कुछ समय पूर्व तक टाइम टेबल बदलाव की बात पूरी गंभीरता से उन्होंने चलाया, वाहवाहियां लूटी, धन्यवाद ज्ञापन किया गया, वही फिर कुछ ही देर बाद पुनः जो है उस मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल पर चलता है कि के पाठक नहीं झुके, के पाठक नहीं बने, पूर्व के जो टाइम टेबल था विद्यालय का उसी पर वो कायम रहते हैं। फिर समाचार पत्रों में छपता है कि शिक्षा विभाग ने विद्यालय टाइमिंग में बदलाव के पत्र को किया खारिज। वह पत्र फर्जी था। डीसी के माध्यम से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में जो टाइम टेबल में बदलाव को लेकर के जो पत्र जारी किए गए थे वह क्या था? फर्जी था। टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। पूर्व में जो टाइम टेबल बताए गए थे, जो रूटीन, जिस रूटीन से पढ़ाई चल रही थी, पठन पाठन का कार्य हो रहे थे, उन्हीं रूटीन का पालन किया जाएगा, उन्हीं टाइम टेबल का पालन किया जाएगा। फिर अक्षरशः उसी प्रकार के सभी न्यूज चैनलों में चलाए गए, सभी समाचार पत्रों में छाप दिए गए। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, क्या उसके आधार पर
शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से यह प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए कि आखिर आपने जब वो पत्र नहीं जारी किया, वो पत्र फर्जी था, तो फिर वो पत्र न्यूज चैनल तक कैसे पहुंचा, वो पत्र समाचार पत्रों तक कैसे पहुंचा, वो पत्र सुपौल जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तक कैसे पहुंचा, वो पत्र वैशाली जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक कैसे पहुंचा। दूसरा सवाल कि जब वह पत्र, जो टाइम टेबल बदलाव वाला पत्र था, जिसमें पूरे दिन भर का किस प्रकार से संचालित होगा विद्यालय, उसमें रूटीन थे, यदि वह पत्र फर्जी था तो क्या मान लिया जाए कि एक हफ्ता पूर्व सदन से माननीय नीतीश कुमार द्वारा कही गई या की गई घोषणा भी फर्जी था। अब शिक्षा विभाग आरटीई 2009 आरटीई एक्ट जो 2009 है, उसमें जो कक्षा प्रथम से 5वीं और 6 to 8 का जो टाइम टेबल जो है, कितने घंटे पढ़ाने हैं, कितने दिन पढ़ाई होने हैं, इसका हवाला देते हुए और अपनी बातों पर वो कायम रहता है। अच्छी बात है, आरटीई एक्ट 2009 में लिखी गई है कि प्रतिदिन के हिसाब से यदि कहा जाए तो 7.5 घंटा और पूरे हफ्ते में 45 घंटा जो है विद्यालय संचालित करने की बात की गई है। 200 दिन कक्षा प्रथम से 5वीं और 220 दिन 6 to 8 के लिए बात कही गई है। तो आरटीई एक्ट 2009 में बहुत कुछ बातें हैं। क्या सभी आरटीई एक्ट में जो बातें कही गई है, क्या उन सभी बातों का अक्षरशः पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितने विद्यालयों में भवन है? क्योंकि आज भी विद्यालय कहीं खेत खलिहान, किसी निजी व्यक्ति के ढाबे में, कहीं गौशाला में चल रहा है, कहीं झोपड़ी में चल रहा है, कहीं अल्बेस्टस के नीचे चल रहा है, कहीं पेड़ पौधे के नीचे चल रहा है। बहुत सारे विद्यालय हैं, उसे टैग कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो जब भवन ही नहीं है विद्यालयों का, तो खेल का मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, भोजनालय, कार्यालय, ये सब की बातें करना जो है वह बेबुनियाद है, निराधार है। तो पालन तो नहीं हो रहा है एक तरह से। अब सवाल यह भी होता है कि जो पालन किए जाने चाहिए उसे होना चाहिए, अर्थात टाइम टेबल जो 45 घंटा पर वीक कहा गया है, 7.5 घंटा पर डे कहा गया है, उसे पालन करवा सकते हैं। शिक्षक तो 10 से 4 आके उन्हें 9 से 5 बुला करके उसे पालन करवा सकते हैं, करवाया जा रहा है। लेकिन विधायिका द्वारा कही गई बात अब अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि किसी राज्य का यदि संवैधानिक तौर पर और समझा जाए तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन भारत में जो पावर दी गई है वो राष्ट्रपति के पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और राज्यपाल के पावर का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो राज्य का ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, जो सर्वोच्च है, उनकी बातों को नहीं काटा जाना चाहिए और किसी को काटने की हिमाकत भी नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके सदन से घोषणा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय, जिसके अधीन शिक्षा विभाग और एससीएसके के पाठक या अन्य अधिकारी है, शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में घोषणा करने के बाद भी यदि उसे पालन नहीं होता है तो फिर दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को आरटीई एक्ट 2009 में जो कही गई है समय सारणी को लेकर के, समयावधि को लेकर के, क्या उन्हें पता नहीं? साथ ही एससीएसके के पाठक के आने से पूर्व जो समयावधि थी विद्यालयों हेतु, जो जिस समय सारणी से पढ़ाई होते थे, साथ ही एससीईआरटी के पुस्तक में भी उस टाइम टेबल का जिक्र है। तो क्या ये सारे बेबुनियाद निराधार थे? क्या सभी गलत थे? ये सभी बातें उल्लेखनीय है और इस पर तर्क होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब मीडिया है तो उसे काउंटर प्रश्न करने की भी हिमाकत होनी चाहिए। सिर्फ यह नहीं कि जो बातें निकल करके आई उसे यूं ही अक्षरशः न्यूज के माध्यम से, खबर के माध्यम से उसे जन जन तक पहुंचा देना चाहिए, फिर उसे पलटा जाए तो फिर उसे यूं ही जो है अक्षरशः उस जनता तक पहुंचा देनी चाहिए। बल्कि साक्ष्यों को इकट्ठा कर, तथ्यों को इकट्ठा कर और उन अधिकारियों से प्रश्न पूछे जाना चाहिए। साथ ही सत्तारूढ़ पक्ष के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछे जाना चाहिए। आज तक एससीएसके के पाठक इतने दिन हो गए और इतने एलिगेशन लगे, इतने प्रकार के असंवैधानिक अमानवीय पत्रांक जारी किए गए, राज्यपाल ने उनके दिशा निर्देशों को असंवैधानिक अमानवीय करार दिया गया। क्या किसी भी समाचार पत्र के पत्रकार या फिर न्यूज चैनल के रिपोर्टर को हिम्मत हुई? क्या उन्होंने साहस दिखाया कि एससीएसके के पाठक से प्रश्न पूछा जाए? क्योंकि जब वो निरीक्षण में उतरते हैं तो उनके दिखाने के लिए, बाहुबली की तरह उन्हें दिखाने के लिए तो सभी तैयार हो जाते हैं। समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा की कसीदे गढ़ी जाती हैं। फोटो देखते ही आप किस प्रकार से उनका फोटो छपते हैं, चलते हुए उनका चाल कैसा है, किस प्रकार से न्यूज चैनलों में दिखाए जाते हैं। तो जब वो निरीक्षण हेतु निकलते हैं या कहीं भी वो निकलते हैं अपने कार्यालय से, तो समाचार पत्र के पत्रकार भी उनके साथ होते हैं और न्यूज चैनल के रिपोर्टर भी उनके साथ होते हैं। लेकिन जो करते हैं सिर्फ उन्हें वो दिखाते हैं, बाकी उनके द्वारा जो अमानवीय, असंवैधानिक जो पत्रांक जारी किए जाते हैं, जिससे कठिनाइयां और परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उन बातों को लेकर उनसे कभी काउंटर प्रश्न नहीं किए गए। तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? वे भी एक सेवक हैं आम जनमानस के, और जब उनके दिशा निर्देशों या नीति नियमों से आम जनमानस को ठेस पहुंचता है तो मीडिया ही एक माध्यम है जो आम जनमानस के तकलीफों को उन तक पहुंचाए, उससे काउंटर प्रश्न करे। क्या मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से आज तक हिमाकत किया किसी पत्रकारों ने या कोई न्यूज चैनल के रिपोर्टरों ने कि उनसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर सदन से जो घोषणा की गई मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के मुख से, आखिर उसका पालन क्यों शिक्षा विभाग एससीएसके के पाठक नहीं कर रही है? तो क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद को मृत घोषित कर रहा है? इसलिए मैंने बोला कि चूंकि बिहार को कंट्रोल एससीएसके के पाठक कर रहे हैं या उनके कुछ गुमनाम
पावरफुल व्यक्ति जो नीतीश कुमार को छवि धूमिल करना चाहते हैं या फिर उनके स्तर को बौना करना चाहते हैं, उस प्रकार के पावरफुल व्यक्तियों द्वारा हैंडल किया जा रहा है। तो क्यों नहीं मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, सिर्फ वे एक नाम मात्र के पद पर बैठे हुए हैं, पावर किसी और के हाथ में, हैंडल कोई और कर रहा है। इस वजह से मैंने ऐसा कहा और आप सभी को पूरे साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ मैंने सारी बातों को इस वीडियो में दिखाने और बताने का प्रयास किया। अब तर्क आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि भारतीय लोकतंत्र को बचाया कैसे जाए, इस तानाशाह अफसरशाह से संरक्षण कैसे किया जाए। अब आम जनमानस के हाथों में जो पावर दी गई है उसका सही इस्तेमाल हो, तभी भारत में लोकतंत्र बच पाएगा, आम जनमानस के हित में कार्य होंगे और वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।